हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे फिर दोबारा से जो हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान का भाग नंबर 6 के अंदर हम बात कर रहे थे हाई कोर्ट की। और हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ चुके थे कहाँ तक, तो हाई कोर्ट के अंदर हमने बात करी थी अनुच्छेद नंबर 220 तक। 214 अनुच्छेद से हमने शुरू किया था और हम बात कर चुके थे अनुच्छेद नंबर 220 तक, जिसमें हमने पढ़ा था 220 के अंदर कि हाई कोर्ट के अंदर जो भी भर्तियां होंगी वो कौन करवाएगा। तो हाई कोर्ट के अंदर जो भी भर्तियां होती हैं उसे कौन कराता है, तो वो कौन कराता है, तो कौन कराता है, मुख्य न्यायाधीश। यही बताया हमें अनुच्छेद नंबर 220 के अंदर। तो एक बार इसके बाद हम बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 221 को देखते हैं। और आप इससे पहले कर दें एक बार वीडियो को शेयर, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो भी नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और क्लास को बढ़ने से पहले मैं आपके लिए हर रोज लाता हूँ एक मोटिवेशन शायरी, तो आइए देखते हैं उसी को। और हमारी जो क्लास होती है उसका जो टॉपिक रहता है उसे कहते हैं हम चार चांद। तो चार चांद में दिया है कि समा परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है। यानी समा जो होती है वो परवाने को जलना सिखाती है और जो शाम होती है वो सूरज को ढलना सिखाती है। और मुसाफिर जो होता है, मुसाफिर को ठोकरों से परेशानी तो होती है, यानी जो मुसाफिर होता है उसे ठोकरों से परेशानी तो होती है, लेकिन इन्हीं ठोकरों से उसमें कहा है कि यही ठोकर उसे मुसाफिर को चलना भी सिखाती है। आप समझे मेरी बात को कि अगर आपके बीच में रुकावट आ रही है, अगर आपके रास्ते में रुकावट आ रही है, तो ये कोई आपके लिए नया नहीं हो रहा है। जब तक आपके बीच में, आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी तो आप उसे छलांग के या उससे हटके कैसे निकलेंगे। अगर आप उस रुकावट से डर जाएंगे या उस रुकावट से आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरी बात को समझे कि आप आगे बढ़ेंगे कैसे। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज अपना पॉइंट डाल लें हाई कोर्ट के कर्तव्य। हाई कोर्ट के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे आज। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। हम देखते हैं उसके बाद अपने टॉपिक को। तो हम बात कर रहे थे कहाँ की, भाग नंबर 6 की। और भाग नंबर 6 में हमने आपको बताया था किस टॉपिक के बारे में। तो हमारा चल रहा है भाग नंबर 6, और जिसमें हम पढ़ रहे थे राज्य और उसका कार्य क्षेत्र। राज्य और उसका कार्य क्षेत्र। और ये हमारा आता था अनुच्छेद नंबर 152 से 236 तक। यहाँ तक की हम बात कर रहे थे और हम पहुँच चुके थे अनुच्छेद नंबर 220 तक। और आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के कर्तव्यों के बारे में। तो आप हेडिंग बना लें अपने, हाई कोर्ट के कर्तव्य। हाई कोर्ट के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, और ये बात हमारी शुरू होती है अनुच्छेद नंबर 220 से। इसके मैं बता चुका हूँ एक पॉइंट को कि सभी भर्तियां किसके अनुसार होती हैं। तो सभी भर्तियां होती हैं किसके अनुसार, मुख्य न्यायाधीशों के अनुसार। इसके बाद आता हमारा अनुच्छेद नंबर 221। तो अनुच्छेद नंबर 221 क्या कहता है, तो अनुच्छेद नंबर 221 क्या कहता है हमारे पास। तो अनुच्छेद नंबर 221 कहता है कि जो भी हमारा हाई कोर्ट होगा इसके जो वेतन भत्ते होंगे, जो भी हमारा हाई कोर्ट होता है इसके जो वेतन भत्ते होते हैं वो कौन देता है। तो हमारी जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के अंदर होती है संसद, जिसमें हम आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखी है वो जाकर पिछली क्लास देख ले, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो संसद होती है और संसद ही हमारे जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के वेतन भत्ते को कौन तय करती है। तो संसद तय करती है हाई कोर्ट के वेतन भत्ते कि इनका वेतन कैसे कैसे दिया जाएगा और कौन देगा। तो राज्य की संचित निधि से ही दिया जाता है इनका वेतन,
और तो इसी के बारे में आप लिख लें कि हाई कोर्ट के वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, और ये तय कौन करेगा? तो इसे तय करता है संसद। आप यहां पर विधानमंडल को कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका पहले ही ऑप्शन होगा अगर ये अगर आएगा, अगर वैसे आपसे अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद में तो आएगा 221, और आपको अगर वैसे एक पॉइंट बनाकर पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो आपके पहले ऑप्शन में ही होगा विधानमंडल, और आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। आप इसे सॉरी आप इसे देखें कि संसद देती है इसके वेतन भत्ते, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राज्यों की, और फिर भी हमारे वेतन भत्ते कौन तय करता है? तो संसद, जबकि यहाँ पर होता है विधानमंडल। विधानमंडल को यह हक नहीं होता। इसके बाद देखते हैं अगला अनुच्छेद, एक बार नोट करें। अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, एक बार नोट करें। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 222, और 222 कहता है कि हाई कोर्ट के अंदर जो अन्य न्यायाधीश होगा, यानी किसी अन्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश या अधिनिष्ठ न्यायालय का न्यायाधीश, वो किसी हाई कोर्ट के अंदर पद ग्रहण कर सकता है। यानी कि आपसे एक शब्द में पूछा जा सकता है कि आपसे एक शब्द में पूछा जा सकता है, अनुच्छेद नंबर 222 के कहता है कि हाई कोर्ट, यानी ऐसे लिख लें, किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश को किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या किया जाएगा? तो किसी अन्य न्यायालय में नियुक्ति, यानी किसी भी हाई कोर्ट का अगर कोई न्यायाधीश है तो उसे किसी अन्य हाई कोर्ट के अंदर नियुक्ति मिल जाएगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद नंबर 222 में हमें बताया है कि किसी अन्य न्यायालय का न्यायाधीश या किसी अधिनिष्ठ न्यायालय का न्यायाधीश, वो चाहे तो वह हाई कोर्ट के अंदर किसी अन्य हाई कोर्ट के अंदर अपना पद अधिग्रहण कर सकता है, यानी वह पद स्थानांतरण कर सकता है। यानी कि अगर ऐसा माने कि जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश का न्यायालय लखनऊ, खंडपीठ है वहाँ पर है इलाहाबाद में, इलाहाबाद का अगर कोई न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट से जाना चाहता है तो वह जा सकता है, और किसी अन्य न्यायालय यानी किसी अन्य हाई कोर्ट में ही जा सकता है, वह कहीं और नहीं। बल्कि ये कौन कहता है? अनुच्छेद नंबर 222। तो एक बार इसे भी नोट करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। एक बार नोट कर ले, अगला पॉइंट हमारा, अगला अनुच्छेद आता है। इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद आता है जिसे कि हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 223, और 223 कहता है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी का मतलब बस इतना सा है कि जो अन्य न्यायालय का न्यायाधीश है वह, कार्यकारी का मतलब है कि जिस टाइम पर अन्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते, यह तो किसके संबंध में है? मुख्य न्यायाधीश के संबंध में। और अगला अनुच्छेद जो आता है हमारा 223, अनुच्छेद नंबर 223 हमारा कहता है कि यह बताता है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, एक बार इसे नोट कर ले पहले, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अंदर वो न्यायाधीश है और वह उस टाइम पे अन्य न्यायाधीश के पद पर भी नहीं होता, तब भी क्या किया जाता है? तो उसे न्यायालय के अंदर भर्ती किया जाता है। इससे ये समझे कि अगर न्यायालय के अंदर कम न्यायाधीश हैं, यानी न्यायालय जो हमारे काम करता है उसके अंदर अगर उस टाइम पर कम न्यायाधीश हैं तो क्या होगा? तो उसके अंदर
जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है वह क्या करता है, तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो आप एक बार नीचे नोट कर सकते हैं कि ये कौन करता है इसे, तो राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कहां पर, हाई कोर्ट के अंदर। कोई अगर अन्य न्यायाधीश उस समय उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह वह उसे नियुक्त कर सकता है। लेकिन ये कब तक संभव है, तो सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही यह संभव होता है। सिर्फ 2 वर्ष तक ही ऐसा हो सकता है। उसके बाद नियुक्त जो स्थायी न्यायाधीश होगा उसे नियुक्त करना ही होगा, चाहे वह जो उसके पद पर था चाहे वो बाद में लौटे या ना लौटे, लेकिन वो पद भरना ही होता है। सिर्फ 2 साल तक ही ऐसा हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो एक बार नोट करें एक बार नोट कर लें। तो आता है हमारा अगला पॉइंट, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला आता है 224। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मैं आपको बता दूं कि पिछला वाला जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था वो पॉइंट थोड़ा इसका है कि जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वहां पर जो बात की गई थी किसकी, तो वो मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात की गई थी। और यहाँ पर किसकी बात है, तो यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों के बारे में बात की गई है। जो न्यायालय के अंदर अन्य न्यायाधीश होते हैं, मैं थोड़ा वहां पर गलत बोल गया, वो मुख्य न्यायाधीश की बात की गई थी। या अन्य न्यायाधीश के बारे में है, और वो किसके बारे में था, मुख्य न्यायाधीश के बारे में। मुख्य न्यायाधीश कौन सा, जो मैंने अभी लिखवाया आपको 223, ये मुख्य न्यायाधीश के संबंध से था। और ये अन्य न्यायाधीश, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है, और वो भी 2 साल के लिए। बाकी सब कुछ वही है, खाली आप इसे इतना चेंज कर लें कि वहां पर मैंने मुख्य न्यायाधीश शब्द नहीं बोला था, अन्य न्यायाधीश बोल दिया था, जबकि वहां पर मुख्य न्यायाधीश था और यहाँ पर अन्य न्यायाधीश। दोनों में बस इतना ही चेंज है। आइए इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद आता है, जो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 225। और 225 हमारा क्या कहता है कि अगर न्यायालय के अंदर कोई भी बैठक होती है तो उसमें क्या होता है, तो उसके अंदर अगर वो व्यक्ति नहीं होता, जो मेन व्यक्ति होते हैं, और किसी कारणवश वो नहीं होते, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी वहां पर बैठक करने का अधिकार होता है। तो आप एक बार नोट कर लें, अनुच्छेद नंबर 225। अनुच्छेद नंबर 225 कहता है कि न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। और ये नियुक्ति कैसे होती है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। और इस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करता है, राष्ट्रपति। आप एक बार इसे नोट करें, ऐसा कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इसके बाद हमारे पास आता है अगला अनुच्छेद, जो आता है हमारा 226। और 226 के बारे में आप कुछ जानते भी होंगे, ये थोड़े अनुच्छेद ऐसे थे जिसके बारे में आपको कम पता होगा। अगला हमारा आता है जिसे कहते हैं 226। और 226 आता है हमारा न्यायिक रिटे, जो हमने आपको पहले भी एक बार लिखवा चुके हैं अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता था, एक बार बताएं। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अनुच्छेद नंबर 226, अनुच्छेद नंबर 226 कहता है कि न्यायालय की, ऐसे लिख लें, हाई कोर्ट की
रिटें, हाई कोर्ट की न्यायिक रिटें, और ये हमारी कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 6, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हाई कोर्ट के अंदर ये कितनी होती है? 6, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी होती है? 5। तो कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमदेश, उत्प्रेषण, परमदेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमदेश, अधिकार परीक्षा, और एक और होती है हमारी जिसे कहते हैं, एक बार ध्यान नहीं आ रहा है, परमदेश, अधिकार परीक्षा, हाँ, एक होती है प्रतिषेध, ये होती है 5, और एक और होती है अन्य, जिसकी शक्ति राष्ट्रपति, जिसकी शक्ति सिर्फ हाई कोर्ट पर ही होती है, वो किसी पर नहीं होती है। वो किस लिए लागू करता है उसे? तो सिर्फ ये किसके लिए लागू होती है? राज्यों के लिए, यानी राज्य या असंवैधानिक निकायों के लिए ही होती है ये। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो होती है वो संवैधानिक निकायों के लिए होती हैं, और ये किसके लिए होती हैं? राज्य और असंवैधानिक निकाय के लिए ही इन 5 रिटों को, इन 6 रिटों को लागू किया जाता है। तो इसके बाद हमारी अगली बात हमारी आती है अनुच्छेद नंबर अगले में, एक बार नोट करें, और अगला अनुच्छेद हमारा आता है 227। तो 227 क्या कहता है, एक बार नोट कर लें इसे भी। अनुच्छेद 227 कहता है कि जो हमारी संसद और विधानमंडल है, इनके द्वारा कोई अगर असंवैधानिक नियम है, यानी संसद, विधानमंडल, यानी संसद और विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कार्य जो कैसा है? असंवैधानिक, असंवैधानिक है, तो उसे क्या हो सकता है? तो उसे निरस्त कर सकता है कौन? तो उसे निरस्त किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट उसे चाहे तो वह उसे निरस्त कर सकता है, ऐसा बताया हमें अनुच्छेद नंबर 227 में। तो 1 बाय 1 मैं सभी के बारे में बताता चल रहा हूं, एक बार इसे नोट जरूर करते चलें। अगला आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 228। अनुच्छेद नंबर 228, और 228 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय या कार्य हाई कोर्ट उसे अपने समक्ष ले सकता है।
हाई कोर्ट उसे क्या कर सकता है, अनुच्छेद नंबर 228 कहता है कि अगर हाई कोर्ट, अगर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भी कार्य किया है और वह उसे हाई कोर्ट को कोई भी बात सही नहीं लग रही है, तो वह क्या कर सकता है, तो उस बात को वह अपने समक्ष ले सकता है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद नंबर 228। अनुच्छेद 228 के बाद हम अपने अगले अनुच्छेदों की बढ़ते हैं और अगला अनुच्छेद हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 230। और 230 हमारा कहता है कि 230 हमारा कहता है कि किसी भी मामले में, किसी विधि में सॉरी 230, उससे पहले हम 229 को लिख लेते हैं। 229 थोड़ा इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 229 कहता है कि जो हमारी जो क्या बोलते हैं, जो हमारा हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट में जो भी नियुक्ति होगी या वेतन भत्ते होंगे, वो किस हिसाब से दिए जाएंगे, तो उन्हें तय करने का अधिकार किसका है, तो मुख्य न्यायाधीश का। तो ऐसा देख लेते हैं आप इसे कि नियुक्ति, और ये किसके अंदर बात चल रही है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में नियुक्ति या कोई वेतन भत्ते या नियुक्ति, वेतन भत्ते या कोई भी आय व्यय से संबंधित, वेतन भत्ते या व्यय से संबंधित कोई भी बात मुख्य न्यायाधीश तय करता है। यानी मुख्य न्यायाधीश बताएगा उसे कि वो किस हिसाब से करनी है। एक बार इसे नोट करते चलें। और अगला हमारा इंपोर्टेंट आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 231। तो आप एक बार इसे नोट कर लें, अनुच्छेद नंबर 231। यानी अनुच्छेद नंबर 231 कहता है कि एक न्यायालय के अंदर 2 या 2 से अधिक, यानी एक न्यायालय जो होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्य का न्यायालय भी हो सकता है। यानी एक न्यायालय, एक हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों का न्यायालय हो सकता है। न्यायालय हो सकता है, ये बताया हमें अनुच्छेद नंबर 231 के अंदर। ये हमारा इंपोर्टेंट था। और आपको मैं थोड़ी और जानकारी दे दूं कि हमारा जो इसके तहत जो न्यायालय बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके तहत हमारे पास 2-3 न्यायालय बने हुए हैं जिसे कहते हैं, एक तो आता है हमारा मुंबई न्यायालय। और मुंबई न्यायालय में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 2 राज्य आते हैं जिसे कहते हैं, एक आता है हमारा जिसे कहते हैं पंजाब और एक आता है गोवा, सॉरी महाराष्ट्र और गोवा। तो आप इन्हें नोट कर लें। इसके तहत हमारे पास क्या क्या है, तो एक है मुंबई न्यायालय, यानी मुंबई हाई कोर्ट के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 राज्य हैं और इनका न्यायालय एक ही है। मुंबई हाई कोर्ट का हाई कोर्ट एक है और इसमें 2 राज्य आते हैं, एक आता है महाराष्ट्र और एक आता है गोवा। इसके बाद हमारे पास अगला न्यायालय आया है जिसे कहते हैं हम, अगला न्यायालय है चंडीगढ़ न्यायालय। और चंडीगढ़ न्यायालय में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 2 राज्य आते हैं। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर भी 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो है हरियाणा, और दूसरा कौन सा है, तो एक तो हरियाणा और दूसरा है पंजाब। हरियाणा और पंजाब, इन दोनों को लिया गया है इसी के अंतर्गत। और एक आता है हमारा जिसे कहते हैं गुवाहाटी। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसे कहते हैं,
एक बार इसे देख लें, गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसके अंदर हमारे 4 न्यायालयों को लिया गया है। एक है असम, और दूसरा हमारे पास आता है जिसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद इसी के अंदर हमारा है मिजोरम, और मिजोरम के बाद हमारा इसी के अंदर अगला आता है, मिजोरम के बाद इसी के अंदर अगला है जिसे हम कहते हैं नागालैंड। तो एक बार इसे भी देख लें, नागालैंड। और ये चारों राज्य आते हैं गुवाहाटी के अंदर, और ये हरियाणा और पंजाब आते हैं चंडीगढ़ के अंदर, और मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आते हैं हमारे महाराष्ट्र और गोवा। यानी इस अनुच्छेद के तहत हमारे पास ये चीज़ लागू की गई है, तो इसके लिए हम बना सकते हैं, ऐसा प्रावधान हमारे अनुच्छेदों के अंदर दिया गया है। तो हमारी आज की बात हमारी यहीं रुकेगी, और आज आगे की बात करेंगे हम कल। तो आगे के लिए मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, और एक बार शेयर कर दें जिससे कि सभी को पता चल जाए कि हमारी एक इम्पोर्टेंट क्लास चलती है। मैं आपका सब्जेक्ट पूरा ज़रूर कराऊंगा, कभी भी सब्जेक्ट पूरा नहीं छोड़ूंगा। ये सब्जेक्ट की क्लास लगाई है तो सिर्फ इसी पर्पज़ से कि आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाए, और बड़े ही ईजी वे से पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको सारी जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त हो। तो आइए, आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी। अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।